आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपीएसआई के लिए हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। ये एक हिंदी व्याकरण की संपूर्ण सीरीज है। इसका पहला भाग ऑलरेडी अपलोड है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिला के 7 वीडियो आएंगे और अगर आप चाहते हैं इसको एक पीडीएफ के रूप में पाना या फिर लाइन बाई लाइन पढ़ना तो इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आपको बता दें कि सर्वनाम वाली वीडियो देखने से पहले आपको संज्ञा वाली वीडियो देखना चाहिए जो कि ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम को अगर हम एक लाइन में कहें तो सर्वनाम वे होते हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग करने का उदाहरण अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे हम दे सकते हैं उदाहरण कि राम मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। राम कल आएगा। और यहाँ पे अगर राम ना लिख करके हम वह लिख देते हैं तब कैसा रहेगा, राम मेरा दोस्त है वह कल आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वह शब्द प्रयोग किया है यह है सर्वनाम। तो यहाँ पे आपने देखा कि वह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह शब्द जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग में किया जाए, यानी कि राम को हमने प्रयोग करना था लेकिन राम के बदले हमने वह कर दिया, यानी कि वह एक सर्वनाम है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी और वह, ये जो सारे शब्द हैं ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सर्वनाम के भेद के बारे में, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, 5, 6 या फिर 8। सही उत्तर होता है 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जो कि पहला सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि यह जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या फिर सुनने वाला व्यक्ति होता है, या फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर मैं किसी से बोलता हूँ मैं यहाँ हूँ, एक व्यक्ति यहाँ है और बात हो रही है सी के लिए, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब कि जिसमें कोई बोलने वाला हो या फिर सुनने वाला हो या फिर किसी के बारे में बात हो रही हो, वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं, तू या फिर वह। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछा जाता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। आपने देखा कि सर्वनाम होता है 6 प्रकार का, लेकिन उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इनका नाम याद रखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलता है वो अपने के लिए प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरा है, मैं बोल रहा हूँ, जो वक्ता है ये होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कब होगा कि ये कोई भी शब्द जब अपने लिए प्रयोग करेगा, जैसे ये कहेगा कि मैंने तुमको कहा था, मैंने, तो इसने कौन सा शब्द प्रयोग किया, मैंने। या फिर कहेगा कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तो कौन सा शब्द प्रयोग किया अपने लिए, तो मैं। तो ये जो शब्द ये प्रयोग करेगा, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा या फिर मुझको, ये सारे शब्द होते हैं उत्तम पुरुष। तो ये होता है उत्तम पुरुष। अगर आप आगे बढ़े मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो शब्द वक्ता सामने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे अगर ए बोल रहा है तो बी से कहेगा कि तुमने मेरा ये लिया, तो बी के लिए ये कौन सा शब्द प्रयोग किया, तुम, तुमने, या फिर तुझको, या फिर मैंने, आपको।
तो ये जो शब्द होते हैं मतलब जिससे बोला जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है, उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको और आपके। तो ये जो शब्द हैं ये होते हैं मध्यम पुरुष के। परीक्षा में आपसे इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है, इनमें से कौन उत्तम पुरुष है। ऑप्शन होगा मुझे, तुझे, उससे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसमें से कौन उत्तम पुरुष है। सही उत्तर हो जाएगा मुझे, क्योंकि जो तुझे है ये मध्यम पुरुष होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष का मतलब ये होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है जो शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे कि बोलने वाला अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करता है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, हमारा। तो ये शब्द होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जो शब्द हो सामने वाले के लिए प्रयोग करें। अगला होता है जो तीसरा है, ये होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये होता है कि जब तीसरे किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे कि ए बात कर रहा है बी से, लेकिन बात हो रही है किसी और के बारे में, सी के बारे में। तो सी को क्या कहेगा, जैसे ए कहेगा कि मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया। अगर यहाँ पे हम लिख दें मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये खुद के लिए प्रयोग किया है तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुमको सामने वाले के लिए प्रयोग किया है यानी ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और इसके साथ उसके लिए मतलब किसी और के लिए बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाता है अन्य पुरुष। तो आपने तीनों को अलग अलग समझ लिया कि जो पहला होता है उत्तम पुरुष, उसमें क्या होता है कि वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे। मध्यम पुरुष मतलब कि वक्ता सामने वाले के लिए जिसका प्रयोग करे। और अन्य पुरुष जिसमें कि तीसरे किसी व्यक्ति के लिए बात हो। जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उनने, उसके या फिर इसने। आपको देखिए ये सारे शब्द समझना होगा क्योंकि सबको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है या फिर कौन अन्य पुरुष नहीं है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति बोल रहा है अपने लिए इसमें से किस शब्द का प्रयोग किया है। आप बताइए खुद ही कमेंट करके कि इसमें से जो व्यक्ति बोल रहा है वह अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये मुझे, जब ये मुझे प्रयोग किया है तो मुझे हो जाएगा उत्तम पुरुष। और तुम पढ़ रही हो, किससे बोल रहा है तो तुम से बोल रहा है, तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। देखिए हमने मध्यम पुरुष में बताया था कि तुम होता है। उसके बाद उसने, तो किसी और के बारे में बात हो रही है, तीसरे के बारे में, तो जो तीसरे के बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो इसे आपको समझना होगा। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप मिल जाएगा हमारा, वहाँ पे आप जाके पढ़ पाते हैं। अगला है जो कि दूसरा सर्वनाम था। पहला हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। और संकेतवाचक इसलिए क्योंकि यह दूर अथवा निकट की वस्तु को संकेत करके बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु दूर है या फिर निकट है, किसी भी वस्तु को संकेत करके बताया जा रहा है वहाँ पर निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे पास में कोई पुस्तक है तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे जो यह लगा है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह माधव की गाय है, मतलब कोई गाय है थोड़ी दूर पे खड़ी है तो वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये क्या है, एक निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे यह, वह और वह ये तीनों एक सर्वनाम के तौर पे प्रयोग किए गए हैं और तीनों संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस जान लेना चाहिए निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में। देखिए यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। और यहाँ पे एक अगला उदाहरण है, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए राम का प्रयोग यहाँ पे
वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक में ये होगा अन्य के लिए। जैसे हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है, हम किसी से बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। और यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, ये हो जाएगा निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक, क्योंकि हम संकेत करके किसी को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला और तीसरा है अनिश्चयवाचक। अभी आपने देखा वो निश्चयवाचक था, उसमें कन्फर्म था कि वह राम की गाय है, राम की गाड़ी है। लेकिन जो तीसरा है यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी भी स्थिति का निश्चित बोध नहीं होता है, वहाँ पे अनिश्चितता रहती है। जैसे कि कोई आ रहा है, अब पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है। तो यहाँ पे जो अनिश्चय वाले शब्द हैं, जहाँ पे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है, उस तरह में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, वहाँ कोई रहता है, तो पता नहीं कौन रहता है, लेकिन कोई रहता है। तो जब कोई अनिश्चितता का बोध हो, मतलब कन्फर्म पता ना चले, तो वहाँ पे जो शब्द होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या है, तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, तो जो कोई शब्द है क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यहाँ पे ये होता है कि दरवाजे पे राम खड़ा है या फिर दरवाजे पे वह खड़ा है, तो वह का मतलब कि हम जिसको बता रहे हैं उसको पता है कि कौन खड़ा है। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो किसी को नहीं पता, ना तो बोलने वाले को पता है, ना तो सुनने वाले को पता है कि कौन खड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है स्वाद में कुछ कमी है। हम किसी को कह रहे हैं फ़ोन करके कि स्वाद में कुछ कमी है। अब क्या कमी है? नमक कम है या फिर मसाला कम है, क्या कम है कुछ पता नहीं। तो जहाँ पे निश्चित चीज़ का बोध ना हो, वहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको इन शब्दों को याद रखना होगा, जैसे कि कोई है या फिर कुछ, क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर कोई निश्चय ना हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, और इस तरह के लिए जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम आपसे एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि अगला जो है चौथा नंबर जो हम सर्वनाम कवर कर रहे हैं, ये चौथा नंबर है संबंधवाचक। पहला हमने पुरुषवाचक देखा, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये होता है कि ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये किसी न किसी से संबंध बताते हैं। किसी न किसी से जब संबंध बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो उस अगर हम यहाँ पे केवल कहें कि फल उसी को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वाक्य है यह अधूरा है। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए आपको लिखना होगा जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये किसी न किसी का संबंध बता रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी है ये क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी है ये भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा और वैसा ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे लिखा गया जो, उसे, जिसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द कभी भी प्रयोग होंगे तो इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम देखते हैं, ये है पांचवा, और ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है, पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन शब्दों से ऐसा लगे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें जो क्या है यहीं से पूछना का मतलब समझ में आ रहा है, तो जो क्या शब्द है ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जब कौन खड़ा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम कैसे हुआ, मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ पूछा जाएगा उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कौन और कैसे, जिनका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो ये है अंतिम सर्वनाम, और ये होता है निजवाचक सर्वनाम।
तो आपने अभी तक देखा कि सर्वनाम 6 तरह के होते हैं और हम छठवां देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो हमने तीनों पुरुष को देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके निजत्व का बोध कराता है। निजत्व मतलब कि इनसे संबंध। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैंने अपना काम किया तो ये हमसे संबंधित है, तुमने तुम्हारा काम किया तो ये उससे संबंधित है। तो इस तरह निजत्व माने अपनत्व, अपना। निजत्व का मतलब होता है अपनत्व यानी अपना, जो इस तरह का बोध कराए इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपना, अपनी, आप, तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने अपना काम स्वयं किया, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो ये जो अपना है या फिर अपने हैं, इन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम। अब थोड़ा सा इनको हम जो इसमें याद करने वाले पॉइंट है उनको आपको रिवीजन करा देते हैं। अभी तक आपने देखा सर्वनाम। सर्वनाम वही शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, उस, ये सब। और उसके बाद से इसमें जो सर्वनाम होता है 6 प्रकार का होता है, जिसमें से जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, खुद के लिए प्रयोग करे, खुद के लिए। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, जिससे बोल रहा है सामने वाले के लिए। और तीसरे किसी व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वह, यह। तो इस तरह के शब्दों को हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है, निकटवर्ती के लिए। जैसे कि निश्चयवाचक 2 तरह का आप देख सकते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती में जो नज़दीक में हो, यह यहाँ। मतलब कि दूरवर्ती मतलब कि दूर में हो, वह वहाँ। इसके साथ हमने अनिश्चयवाचक देखा। इसमें क्या था, कोई, कुछ। संबंधवाचक देखा, जो, सो, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक है। और अंतिम था 5वां प्रश्नवाचक, जिसमें कि प्रश्न पूछा जा रहा था, कौन, क्या। और 6वां था निजवाचक, जिसमें कि रिलेशन बताया गया है, जैसे कि अपना, अपने, तुम्हारा। तो ये हो गया पूरा सर्वनाम। अब देखेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था, तो आप यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न आएंगे, आप खुद भी हल करिए और आप चाहते हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में। और वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बेहद आसान और अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर है 6। कभी कभी आपसे नाम पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर बार बस यही पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अगला उदाहरण है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। यहाँ पे जो उसकी है, आप बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी लोग ऑफलाइन भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होगा अन्य पुरुष, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। उसकी गाय मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है, किसी से बोल रहा है, लेकिन कह रहा है उसकी, मतलब किसी तीसरे की। तो जो तीसरे की बात आ जाती है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष वाचक। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में से आपको बताना हो तो इनमें से आप देखेंगे उसका भाई, तीसरे किसी का भाई। तो जब तीसरे किसी के बारे में बात होती है तो ये होता है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यहाँ पे अन्य तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मुझे अपने गांव जाना है। अगर यहाँ पे देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि मुझे में सर्वनाम बताइए, कौन सा सर्वनाम है, तो मुझे में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर यहाँ पे मुझे के बजाय अपने में पूछ लेता कि यहाँ अपने में कौन सा सर्वनाम है, तो अपने में निजत्व हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था जो सर्वनाम का अंतिम था 6वां भाग, जो कि निजत्व था, इसमें अपना, अपने आ रहा था। सबसे पहले देखेंगे कारक होता क्या है। तो कारक का मतलब ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई भी संबंध बताया गया है, वो संबंध बताने वाला शब्द ही कारक होता है। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग से जो शब्द संबंध बताता है,
मतलब कि कैसे जुड़ा हुआ है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ने होता है, को होता है, रावण को मारा तो यहाँ पे को आ रहा है, से आता है, के लिए आता है, का, के, की, उसी तरह रे, हे, अहो, तो इन सबको कहते हैं कारक। यहाँ पे जो कारक होते हैं इनके लिए आपको जो कारक चिन्ह दिए गए हैं इनको याद करना होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने, इसमें जो ने है इसमें कौन सा कारक है, तो इस ने में कर्ता कारक है। तो इसके लिए जो 8 कारक चिन्ह हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए कई तरह के फार्मूले भी बताए जाते हैं, यहाँ पर भी एक दिया गया है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारिक दे में मान, हे रे हे हो संबोधन, मित्र धरहूँ यह ध्यान। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह याद रखें, आपको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अहो या फिर अजी। तो आपको अपने हिसाब से याद रखना है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं सेम चीज़ आपको दिखेगा, जैसे कि करण से होता है और संप्रदान से क्या होता है, के लिए। यहाँ अगर करण में आप देखेंगे तो से होगा, आपादान में भी से होता है, लेकिन करण में क्या होता है कि जिसके द्वारा कर्ता पे काम का प्रभाव पड़ता है, और आपादान में डिफरेंस ये है कि उससे अलग होने का भाव आता है। तो पहले आपको ये याद रखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो उम्मीद है कि आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि कारक के बारे में, ये कितने होते हैं और इनमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में कारक संबंधी हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि 8 कारक हैं, तो इन्हीं हम 8 कारकों को क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का ये होता है कि ये जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब आप जानते हैं जो कि उसमें काम करता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम इसमें है, लड़की है, लड़की स्कूल जाती है। तो इस तरह जो कर्ता कारक होता है इसके लिए जो भी चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। और इसके लिए कर्ता कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है ने। राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये ने है हर जगह है, लेकिन जहाँ पर ने आएगा इसका मतलब है कि ये कर्ता कारक को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला वाक्य है इसमें कर्ता राम है, और यहाँ पे जो विभक्ति प्रयोग की गई है इसमें कर्ता कारक ने प्रयोग की गई है, और इसमें जो मारा है ये भूतकाल की क्रिया है। तो अक्सर देखा गया है कि जो भूतकाल की क्रिया होती है उन्हीं के साथ आपको कर्ता कारक का ने दिखता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो ये भूतकाल का नहीं है, ये वर्तमान काल का है, इसीलिए इसमें आपको ने नहीं दिख रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कर्ता कारक भी 2 तरह के होते हैं, इसमें पहला होता है परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। परसर्ग सहित मतलब कि इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा था, राम ने रावण को मारा या फिर राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे जो ने है ये है परसर्ग सहित। होता क्या है कि जब भूतकाल की क्रिया होगी तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ये जो कारक है ये लगाया जाता है। जो अन्य होता है जिसमें कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे परसर्ग नहीं लगाया जाता है। जैसे बालक लिखता है राम गिरा, तो यहाँ पर बालक भी करता है, राम भी करता है, लेकिन यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन जाके यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि जहाँ पर ने का प्रयोग होगा ये कर्ता कारक से संबंधित है। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि इसमें आता है को। जैसे कि कर्ता कारक में ने आ रहा था, कर्म कारक में आता है को। और कई जगह ऐसा होगा जहाँ पे को का प्रयोग भी नहीं होगा, लेकिन ये कर्म कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन करता है और इसके साथ कर्ता का कारक लगा है ने। सांप को मारा, तो यहाँ पे ये कर्म है और कर्म के साथ विभक्ति क्या लगी है को।
तो कर्म के साथ को लगता है, को मारा, मारा यहाँ पे क्रिया है। लड़की ने पत्र लिखा, सीता फल खाती है। तो हमने आपको बताया कि जो पहला है इस पे ये यहाँ पे परसर्ग के साथ हुआ है और दूसरे में कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पे परसर्ग नहीं लगा है। तो आपको बस ये समझना है यहाँ से कि कर्म के साथ जो कारक यूज होता है उसे हम कहते हैं को। हमने अभी तक दो पढ़ा है, कर्ता ने और कर्म को। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण कारक में क्या होता है कि इसमें जो साधने का बोध होता है, मतलब किसी के द्वारा काम होता है। जैसे कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो यहाँ पे से है, इसको हम के द्वारा भी लिख सकते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पे जो ये से प्रयोग हो रहा है ये होता है करण कारक। यानी कि पहला था कर्ता ने, दूसरा था कर्म को, तीसरा है करण से। तो यहाँ पे से का मतलब होता है के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है चौथे नंबर का कारक और ये होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो मतलब है, इसका मतलब होता है देना, और इसमें क्या होता है कि जो शब्द प्रयोग होता है के लिए प्रयोग होता है। संप्रदान में के लिए प्रयोग होता है, और अगर किसी भी वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि उसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे आप संप्रदान कारक यूज कर सकते हैं। जैसे कि गरीबों को खाना दो, मतलब ये खाना किसके लिए दिया जा रहा है, गरीबों के लिए। तो यहाँ पे जब के लिए की बात आ रही है तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मतलब अमन ने गाड़ी दी किसके लिए, श्याम के लिए। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पर भी के लिए का मतलब आता है, देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अर्थ में के लिए प्रयोग हो रहा है तो आपको संप्रदान कारक ही ट्रिक करना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भिखारी को धन दो। तो यहाँ पे आप देखेंगे भिखारी को धन दो, तो यहाँ पे को है, तो को अगर आप देखेंगे कि को का क्या होता है तो कर्म होता है, लेकिन आपको इससे केवल को नहीं देखना है, इसका मतलब समझना है। तो ये धन भिखारी के लिए देने की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। इसी तरह ये पहला उदाहरण है, गरीबों को खाना दो। तो केवल अगर आप को देख के ट्रिक करेंगे तो आप गलत उत्तर ट्रिक कर देंगे, इसलिए जरूरी है कि आपको अर्थ समझना होगा। अगर के लिए का या फिर के लिए जैसा कोई अर्थ आता है तो वहाँ पे होगा संप्रदान कारक। पांचवा होता है आपादान कारक। आपादान का मतलब होता है, यहाँ पर आपको से दिखेगा, लेकिन से के साथ ये अर्थ आएगा अलग होने का। से के साथ अलग होने का जब अर्थ आता है तो वहाँ पर होगा आपादान कारक। जैसे से में आपने देखा था कि से का अर्थ आ रहा था करण में भी, लेकिन वहाँ पर के द्वारा समझ में आ रहा था, उसके द्वारा, उसको साथ लेकर के। लेकिन आपादान में भी से मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ होगा अलग। जैसे कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत से अलग हो गया, तो यहाँ पे जो से है ये होगा आपादान कारक। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, तो यहाँ पर भी ये अलग हो गई, तो यहाँ पे जो से प्रयोग हो रहा है ये होगा आपादान कारक। यानी कि जहाँ पे से प्रयोग हो और अलग होने जैसी संबंध बात समझ में आए वहाँ पे होता है आपादान कारक। अगला देखेंगे और यह है छठवां, ये होता है संबंध कारक। तो संबंध में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे का संबंध बताया जाता है, और इसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं का, के, की, रा, रे, रे। वैसे आप देखेंगे तो का, के, की का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। ये जो विभक्तियाँ या फिर कारक होते हैं ये कभी कभी लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, का। यह कमला की गाय है, तो यहाँ पे देखा आपने कि का प्रयोग हुआ, यहाँ पे की हो गया, तो यहाँ पे ये लिंग के अनुसार का की हो गया है। तो जहाँ पे संबंध की बात आए वहाँ पे होता है संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं और यह है सातवें नंबर का अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है ये होता है में और पर। में और पर, यहाँ पे जो में और पर का अर्थ होता है यह भीतर, अंदर, ऊपर, बीच कई तरह का होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, यहाँ पे पर आ गया, और आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर है तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। पानी में मछली रहती है, यहाँ पे में प्रयोग हुआ है,
यहाँ पे कमरे के अंदर के प्रयोग हुआ है। वह सुबह गंगा किनारे जाता है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। कुल मिला के एक लाइन में कहें तो आपको सीधे वाक्य को देख के डिसाइड नहीं करना है, वाक्य के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी समझना होगा। अगर आप अर्थ समझ के कारक का चुनाव करेंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अब देखेंगे आठवां और अंतिम कारक को, तो ये होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब संबोधन मतलब आप समझ सकते हैं, संबोधन मतलब होता है बुलाना। तो जहाँ पे इस तरह का कोई संबंध आए वहाँ पे होता है संबोधन कारक। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे बुलाना, कोई किसी को पूछ रहा है, बुला रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पर यह चिन्ह प्रयोग हो रहा है संबोधन का, यहाँ पे संबोधन कारक होता है। हे गोपाल यहाँ आओ, तो यहाँ पे अरे भैया और हे गोपाल ये दोनों शब्द संबोधन कारक को दर्शाते हैं। अब कुछ डिफरेंस जान लीजिए जो कि आपको परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको देखेंगे कि दोनों ही कारक में को विभक्ति प्रयोग की जाती है। को विभक्ति का प्रयोग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन उसके अर्थ के अनुसार लेना होगा। जैसे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया, सोहन को आम खिलाया, या फिर मोहन ने राम को मारा, राजू ने रोगी को दवाई खिलाई, तो यहाँ पे को होगा। और स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, तो यहाँ पे संप्रदान होगा। तो आपको अर्थ समझना है, ना कि उसका शब्द देख के डिसीजन लेना होगा। उसी तरह सेम टू सेम उठता है करण कारक और अपादान कारक में। दोनों में आपको से दिखेगा, दोनों में कई जगह आपको से दिखेगा, लेकिन करण कारक में होता है से का मतलब के द्वारा, और उसका उल्टा अपादान में होता है इसका मतलब अलग। तो जहाँ पे अलग होने का भाव है वहाँ पे अपादान कारक, जहाँ पे उसके द्वारा कोई काम हो रहा है वहाँ पे करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये कलम के द्वारा लिख रहा है, तो ये करण कारक होगा। जेब से सिक्का गिरा, यहाँ पर भी से है लेकिन अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक होगा। बालक गेंद से खेल रहे थे, तो ये करण कारक होगा। सुनीता घोड़े से गिर गई, तो ये अपादान होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये भी अपादान होगा। तो इस तरह आपको अर्थ के अनुसार इनको अलग अलग करना है। अब ये जो विभक्तियाँ होती हैं ये दो तरह की होती हैं, और इसमें से पहली होती है विश्लिष्ट, दूसरा होती है संश्लिष्ट। तो यहाँ पे जो विभक्तियाँ संज्ञा के साथ आएंगी उसे हम कहेंगे विश्लिष्ट, और जो सर्वनाम के साथ आएंगी उन्हें कहते हैं संश्लिष्ट। ये कभी कभी पूछा गया है, जब हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपके सामने आएगा इसका एक्सरसाइज, और जहाँ पे आपको अपना उत्तर ट्रिक करना है क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे सीधे आपको इसका उत्तर बताना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो हमें कमेंट करके बताइए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो कारक होते हैं इसके 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हिंदी में कारक होते हैं 8। अगला है कि रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी। रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको को दिख रहा है, को, भारत को। तो यहाँ पे भारत को, तो यहाँ पे को दो में होता है, एक कर्म में होता है और एक संप्रदान में होता है, लेकिन ये आर्थिक सहायता भारत के लिए दी गई है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। राम ने रोटी खाई, इनमें कौन कारक है? राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ने प्रयोग हुआ है, और ने प्रयोग होता है कर्ता कारक में। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ क्या होता है? तो कारक का ये मतलब होता है करने वाला। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो कमेंट करते रहिए। अगला है कि कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो कारक को जो भी चिन्ह प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं विभक्ति। तो यानी कि कारक आपने देखा 8 होते हैं, और इसके लिए कई तरह की विभक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो अगर आप देखेंगे तो ये से आया है और ये अलग होने का भाव है, तो जहाँ पे से आए और अलग होने का भाव है तो ये हो जाएगा अपादान कारक।
अगला है कि अपना काम स्वयं करें। इसमें कौन सा कारक है? अपना काम स्वयं करें। तो यहाँ बताइए आपके हिसाब से कौन सा कारक है? यहाँ पे हम 2 सेकंड रुकेंगे आपके लिए। सही उत्तर है संबंध। यहाँ पे संबंध बताया गया है और यहाँ पे है संबंध कारक। अगला है कि वह पत्र लिखता है। इसमें कौन सा कारक है? वह पत्र लिखता है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे छिपा हुआ है वह पत्र को लिखता है। तो जहाँ पे को आता है वहाँ पे क्या होता है? या तो कर्म होगा, नहीं तो संप्रदान होगा। लेकिन अगर के लिए की अर्थ आएगा तब संप्रदान होगा। यहाँ पे के लिए का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि किसके लिए लिख रहा है, यानी कि सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगला है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? बेहद आसान क्वेश्चन, और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी आपने देखा कि कारक को जिन चिन्हों से प्रयोग करते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे पूछा गया है। तो इन्हें जाना जाता है परसर्ग के नाम से। क्रिया, जिसको कि इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब। तो क्रिया के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा शब्द या फिर ऐसा एक शब्दों का समूह जिससे कि ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे कि सीता नाच रही है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है? सीता से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाच रही है मतलब कि कुछ काम हो रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ क्रिया का बोध हो रहा है, तो पी रहा सही इसमें क्रिया होगा। अगला है सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो इसमें जा रहा एक ऐसा शब्द समूह है जिससे कि पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो क्रिया मतलब वही है कि जिससे पता चले कि कोई भी काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहेंगे। देखिए, क्रिया के लिए एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये शब्दों का जो समूह है ये कार्य को बता रहा है और इसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया के बारे में पूछा क्या जाता है? तो पूछा जाता है कि मतलब क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो उन सभी को हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, व्याकरण में जो क्रिया है यह एक विकारी शब्द होता है। विकारी के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्रिया होती है एक धातु का मूल रूप होती है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया है, जैसे जा रहा है, जा रहा है, राम जा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है जाना। वह खा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है क्या? खाना। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। और इसी धातु के अंत में ना लगा करके हम विभिन्न तरह की क्रियाओं को बनाते हैं। अगर आपको बताएं धातु के भेद के बारे में, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो धातु के 2 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु वो होती है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। जैसे कि जाने को जा, खाने को खा, पीने को पी, रहने को रह। ये क्या है कि किसी पर निर्भर नहीं होती है। जो धातु का पहला भेद है मूल धातु, ये पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि जा, खा, पी, रह, और इसमें अगर आप ना जोड़ दें तो ये यौगिक धातु हो जाएगी। तो अगला है यौगिक धातु। और यौगिक धातु में क्या होता है कि जो भी मूल धातु होता है उसमें कुछ न कुछ लगा करके उसे बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था उठना का क्या था? उठ था। इसका मूल धातु क्या था? उठ। अब इसमें हम जोड़ दिए ना, यानी कि क्या हो गया? उठना। उसी तरह खाना का खा, और इसके बाद हम जोड़ दिए ना। तो ये जो बाद में जोड़ रहे हैं इसे हम कहीं कहीं प्रत्यय भी बोलते हैं। तो प्रत्यय लगाकर या फिर कोई संबंध वाला लगा करके जो भी ये लगाने के बाद बने उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। तो यहाँ पे आपने देखा धातु 2 प्रकार के, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन यौगिक धातु जोड़ करके बनाई जाती है। जैसे कि उठाना, उठ का उठवाना, दिल से दिलाना, दिल से दिलवाना, कर से कराना या फिर करवाना। देखिए यहाँ पे आना जोड़ा गया है और यहाँ पे वाना जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर आप मूल धातु देखेंगे तो केवल कर था मूल, लेकिन इसमें अगर आना जोड़ दिया गया तो यह यौगिक धातु हो गई, और इसमें कराना बन गया, वाना जोड़ दिया गया तो करवाना बन गया। उसी तरह रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना,
उठ बैठना, उड़ जाना, खेलना कूदना इत्यादि। इसी तरह बतियाना, गरमाना, चिकनाना। तो इस तरह ये शब्द हैं यौगिक धातु के उदाहरण। अब जो यौगिक धातुएं होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं और इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 3 तरह की, जिसमें से पहला है पैडार्थक क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया और तीसरा है नाम धातु क्रिया। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पैडार्थक क्रिया के बारे में। तो देखिए जो पैडार्थक क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक और सकर्मक 2 तरह की क्रियाओं से मिलकर बनती हैं। अकर्मक और सकर्मक क्या होता है इसी वीडियो में आगे हम आपको अच्छे से बताएंगे। अकर्मक मतलब कि बिना कर्म के और सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ। तो इसको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल पैडार्थक क्रिया के बारे में। तो ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अगर आप देखेंगे कि प्रथम, अगर इस पैडार्थक को 2 भागों में हम बांट दें, प्रथम पैडार्थक और द्वितीय पैडार्थक, तो प्रथम पैडार्थक में हम लाना जोड़ते हैं और द्वितीय पैडार्थक में हम क्या जोड़ते हैं, वाना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हमने आपको बताया है कर है और इसमें हमने आना जोड़ा है तो ये प्रथम पैडार्थक हो गया, और इसमें अगर वाना जोड़ दिया तो ये द्वितीय पैडार्थक हो जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, मूल धातु है उठ और इसमें ना जोड़ दिया गया तो हो गया उठवाना या फिर उठवाना। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो जाता है। उसी तरह देना से दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, सोना, सुलाना और खाना, खिलाना, खिलवाना। अब देखते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। अभी आप देख रहे थे मूल क्रिया, अब धातु क्रिया, उसके बाद हम देखेंगे यौगिक क्रिया के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। 2 या 2 से धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना। तो जहाँ 2 या 2 से संयोग से बने और दोनों धातु हो तो इन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया। तीसरा क्या था, तो तीसरा था नाम धातु। तो नाम धातु में क्या होता है कि यह संज्ञा या फिर विशेषण से बनता है। जैसे गरियाना, लतियाना, चिकनाना, बतियाना मतलब बात करना, ठंडाना मतलब ठंडा करना, गरमाना। तो ये जो इस तरह होता है जो कि संज्ञा या फिर विशेषण से बने, इन्हें हम कहते हैं नाम धातु। देखिए आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप देख लीजिए इनके उदाहरणों को, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। दे दिया जाएगा कि गरमाना या फिर बतियाना क्या है। अब देखते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो अगर आप देखेंगे क्रिया के कर्म के अनुसार भेद या फिर रचना के अनुसार, तो रचना के अनुसार अगर क्रिया का भेद पूछा जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। रचना के अनुसार अगर पूछा जाए तब, तो रचना के अनुसार जो 2 प्रकार का होता है, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिनका असर केवल कर्ता पे पड़ता है, मतलब कि वहाँ पूरा वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे कि राकेश रोता है, तो आप देखेंगे कि ये वाक्य कहीं ना कहीं पूरी तरह कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राकेश रोता है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाक्य अपूर्ण है। तो इसमें जो रोने वाला जो काम है पूरी तरह राकेश पे डिपेंडेड है। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है इसका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़ता है और यहाँ पे कर्म नहीं होता है। इस तरह की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि रोना, रेंगना, चलना। तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। 2 चीज़ों से आपको पता चलेगा एग्जाम में, पहला कि इनका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़े और वहाँ पे कोई कर्म ना हो, तो इन्हें हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जो दूसरा होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो इसमें क्रिया होती है इसका असर कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूँ तो पूछा जा सकता है क्या लिखते हो, तो मैं क्या लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ। सुरेश खाता है, क्या खाता है, तो मिठाई खाता है, यानी कि खाने का असर किस पे है, मिठाई पे है। मीरा लाती है, क्या लाती है, तो फल लाती है। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि जहाँ पर एक तो कर्म है और इसके साथ जो क्रिया है उसका असर कर्म पे पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, खाना, लाना, रस पीना, ये सब सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद के बारे में। जैसे कि सहायक क्रिया भी होती है। सहायक क्रिया का मतलब ये होता है जो कि उसको पूरा करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें देखिए
यहाँ देखा जाए तो जाता एक क्रिया है, लेकिन इसमें हूँ को लगाया गया है केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें जो हूँ शब्द है यह एक सहायक क्रिया है। इसी तरह क्या होता है, वह हंस रहे हैं, तो हंसना यहाँ पे आप देखेंगे क्रिया है, लेकिन जो रहे हैं शब्द जोड़ा गया है यह एक सहायक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं तो होता है पूर्णकालीन क्रिया। तो पूर्णकालीन क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके और दूसरा काम शुरू कर देता है, तो जो पहला क्रिया होती है उसको हम पूर्णकालीन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, राम भोजन करके सो गया, पहले ये काम किया बाद में ये काम किया, तो जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णकालीन क्रिया। मतलब क्या किया, तो भोजन करना इसका पूर्णकालीन क्रिया है। उसी तरह होता है आगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो कर्म हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे दो कर्म हो, दो कर्म वाले को हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे अध्यापक तो हो गया कर्ता, इसके बाद से पढ़ाना हो गया क्या, क्रिया, लेकिन यहाँ पे छात्र हैं और ये हिंदी है, यानी कि दो यहाँ पे कर्म है, तो दो कर्मों के साथ जो क्रिया लगेगी उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे छात्र और हिंदी द्विकर्मक है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, तो श्याम ने मारा तो ये कर्ता हो गया, करने वाला है, मार दिया मतलब कि ये क्रिया हो गई, और ये पहला कर्म हो गया, ये दूसरा कर्म हो गया। तो राम और थप्पड़ दोनों कर्म है, और इन दोनों के साथ जो क्रिया लगी है उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब देखते हैं अगला नामबोधक क्रिया के बारे में। तो नामबोधक क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम, तो ये है लाठी, और क्रिया मारना। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके कोई क्रिया बनती है, जैसे कि लाठी मारना, आप देखेंगे सर्प को लाठी मारो, सर्प को लाठी मारो, तो जो लाठी और मारना है दोनों एक साथ आ रहा है, लाठी और मारना। तो लाठी क्या है, तो लाठी एक संज्ञा है, क्रिया एक जो मारना है वो क्रिया है। तो इस तरह जहाँ पर संज्ञा के साथ जुड़ करके फिर से क्रिया बना लेगा उसे हम कहेंगे नामबोधक क्रिया। इसी तरह दुखी होना, दुखी होना दोनों जुड़ करके हो गया राम दुखी होता है, तो ये जो जुड़ के बना इसे हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया का मतलब कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जुड़ के वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो। तो आप देखेंगे कि दो या फिर दे दो या फिर दो जो है ये भी एक तरह से क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। तो दो क्रिया एक साथ लग रही है तो इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। करना या फिर उड़ना दोनों अलग अलग क्रिया हैं और दोनों एक साथ मिलकर के चिड़िया उड़ा करती हैं, तो इस तरह की क्रिया को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। मैंने किताब पढ़ ली, दोनों अलग अलग क्रिया हैं लेकिन एक साथ जुड़ी है तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो इस तरह के जो आते हैं जहाँ पे दो क्रियाएं हो और एक ही साथ जुड़ जाए उनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो बस क्रिया के लिए यही, देखा जाए तो हिंदी ग्रामर में कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए एग्जाम्पल कराने वाले हैं, उससे ये पता चलेगा कि आप क्रिया को कितना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ये है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। कमेंट करके बताइए कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, तो आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। सही उत्तर होगा तैरना, वह तैरता है। अगर हम कह दें कि वह तैरता है तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछने की जरूरत है कि क्या तैरता है, क्या पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि वह बनाता है, चाहे वह बनाता है या फिर बनाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पूछने वाली बात होगी क्या बनाने जा रहा है। तो इस तरह जब कर्म आ जाएगा तो ये सकर्मक हो जाएगा, धोना भी सकर्मक होगा और लेना भी सकर्मक होगा, यानी कि तैरना ही अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में है। निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें जो क्रिया है वो सकर्मक के रूप में है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। तो आप देखिए कौन सी क्रिया है जिसके साथ क्या लग जा रहा है आसानी से। वह आया अगर है तब भी कंप्लीट है। मछली तैरती है तो यहाँ क्या लगाने की जरूरत ही नहीं है। वह खाता है, क्या खाता है, तो खाना, यानी कि
यही इसका सही उत्तर होगा, इसी में सकर्मक क्रिया है। अगला है कि उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? उसने रामू की पिटाई कर दी। तो आप देखेंगे तो पीटना एक क्रिया है, पीटना एक क्रिया है और करना भी एक क्रिया है। तो जहां दो क्रिया एक साथ मिल करके आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अगला है घोड़ा हिन हिनाता है। इनमें कौन सा क्रिया है? घोड़ा हिन हिनाता है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ये होगा नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है कि दो संज्ञा और विशेषण या फिर संज्ञा और क्रिया को जोड़ करके एक ही क्रिया बनती थी। अगला है कि द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? द्विकर्मक क्रिया में अगर दो कर्म है तो उसमें से प्रधान कर्म कौन होता है? तो जो उसमें से पदार्थवाचक होगा उसको हम कहते हैं कर्म प्रधान, मतलब कि वो हेड होता है दोनों कर्मों में। अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में क्रिया कौन है, मतलब क्रिया कैसी है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इस वाक्य में जो उड़ रही है ये कैसी क्रिया है? अकर्मक है या फिर सकर्मक है? तो सही उत्तर होगा अकर्मक है, क्योंकि इसको कहा जा सकता है चिड़िया उड़ रही है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है चिड़िया कहाँ उड़ रही है, क्योंकि चिड़िया आकाश में ही उड़ती है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो देखिए विशेषण और विशेष्य दो शब्द होता है। आपको एक उदाहरण से समझा दें तो यहाँ पे देखिए गीता सुंदर है, गीता सुंदर है। तो इसमें जो सुंदर है आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि किसी की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे तो गीता की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर, यानी कि सुंदर हो गया विशेषण। और जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? तो गीता की। तो गीता क्या हो गई? विशेष। यानी कि कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम ऐसा शब्द जिसका जो विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे विशेषण, लेकिन जिसका विशेषता बताया जाएगा उसे हम कहेंगे विशेष्य। यहाँ पे जैसे अगर आपको एक और उदाहरण दे, आम काला है, तो इसमें ये हो जाएगा विशेषण क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, और ये हो जाएगा विशेष। तो विशेषण और विशेष्य जहां पर भी विशेषण आएगा वहां पर विशेष्य जरूर होगा। कई बार क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं विशेष से पहले आते हैं और कई बार बाद में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। तो इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण है थोड़ा सा, ये क्या है? विशेषण है। और किसका? तो जल का, तो ये जल विशेष्य हो गया। यह रास्ता लंबा है, तो इसमें लंबा क्या हो गया? तो ये हो गया विशेषण। यानी कि जो चीज भी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेष्य। तो कोई जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले होगा या फिर विशेष्य बाद में होगा। क्वेश्चन और कभी कभी ये अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें से पूछी जाती है, ये पूछा जाता है विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण जो गुण बताता है, संख्यावाचक विशेषण जो संख्या बताता है, परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाण बताते हैं, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो देखिए जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण, यानी कि गुण बताएंगे। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो जहां पर उनके गुण को बताया जाएगा, गुण मतलब कि सुंदर, स्वच्छ, गंदा, स्वस्थ, जहां पर गुण बताया जाएगा जिन शब्दों के द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा, उन विशेषणों को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो इस वाक्यों में अगर आप देखेंगे चारों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो ये तो हो गया गुणवाचक विशेषण, लेकिन कभी कभी एग्जाम में थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुणवाचक विशेषण के तहत ये क्या है। जैसे कि कुछ समय संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि यह नया गाड़ी है, यह बंगला पुराना है, यह ताज़ा खाना है,
वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। तो बस आप ये जानिए कि ये समय संबंधी विशेषण हैं जो कि समय को बताते हैं। उसी तरह कुछ स्थान संबंधी विशेषण भी आते हैं, जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी इत्यादि। कुछ आकार संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर। दशा संबंधी भी विशेषण होते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। कुछ वर्ण संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, कला मतलब कोई भी कलर। कुछ गुण संबंधी विशेषण, जैसे जो आपका गुण हो, भला, बुरा और उचित। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुचित, पाप, झूठ आदि। इसके साथ कुछ संज्ञा संबंधी विशेषण होते हैं, मुंबईया, बनारसी, लखनवी इत्यादि। तो इस तरह कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है। आप इस वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं जो अगला विशेषण था। पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण को, तो गुणवाचक विशेषण में गुण बताया जा रहा था और संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाती है, जैसे 1, 2, 10, 20, 50, 100। तो जहाँ पर संख्या बताई जाए वहाँ पे जो भी विशेषण होगा उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो बस परिभाषा वही लिखा गया है कि जिस विशेषण के द्वारा संख्या का बोध कराया जाए, संख्या को बताया जाए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये है 40। अब 40 क्या देखा जाए तो 40 एक नंबर है यानी कि संख्या है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दोनों मतलब नंबर बताया गया है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे जो कि नंबर बताएंगे उन्हें हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा डीप। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है जहाँ पे संख्या निश्चित होगी यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है जहाँ पे संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे कन्फर्म पता होगा आपको कि कितना, 1, 2, 5, 20, 25 जो भी होगा कन्फर्म होगा। लेकिन जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ पे ये संख्या बस पता चलता है कि संख्या है, ये नहीं पता चलता कि कितना है। जैसे वहाँ का कह दिया जाएगा कि वहाँ कई लोग हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें वहाँ कई लोग हैं, तो इसमें कौन विशेषण है, तो इसमें विशेषण है कई। तो कई मतलब कि एक संख्या बताने की कोशिश की गई है, लेकिन कितने यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये वीडियो देखिए उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि इस तरह हिंदी ग्रामर का लगभग हर एक चैप्टर, जैसे कि समास, संधि या फिर जो भी चैप्टर है सभी कवर किया जा चुका है, और आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में अनेक, सब, बहुत, मतलब जहाँ पे संख्या का पता ना हो अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या का पता हो निश्चित संख्यावाचक होता है। अब देख लेते हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 6 भेद होते हैं। तो पहला होता है पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे निश्चित में जहाँ पे संख्या बिल्कुल पता थी 1, 2, 10, 20, 50, तो इस निश्चित संख्यावाचक में भी 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है कि एक पूर्ण अंक होता है। जैसे पूर्णांक मतलब क्या, जैसे कि 1, 2, 3 ये पूर्ण अंक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 10, 100, 1000, लाख। उदाहरण के लिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए, मतलब जो भी होगा ये एक पूर्ण अंक होगा। 2 मित्र आएंगे, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ, यानी कि 4। तो यहाँ पे जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें से दूसरा देखें उसमें क्या होता है, अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। तो आप ध्यान रखिए, ये हम निश्चित संख्यावाचक का पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से पहला था पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है कि कोई भी एक पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण, और अपूर्णांक मतलब अपूर्ण।
तो पूर्ण में क्या हो जाएगा, 1 2 10। अगर अपूर्ण अगर आप देखेंगे तो 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 4/3, 2/5, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण है। उदाहरण के लिए मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, 2.5 क्या हो गया, 2 सही 1/2, तो ये अपूर्णांक है, यानी कि अपूर्णांक बोधक विशेषण है। मतलब पूर्ण अंक ना हो, सीधा सीधा अगर आप मैथ में ना जाइए, यहाँ पे हिंदी में समझिए कि जहाँ पे एक पूर्ण अंक ना हो। पूर्ण अंक का मतलब कि कोई भी नंबर 1 2 3 10 20 50 100। यहाँ पे पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, 125 यानी कि 125, यानी कि यहाँ पे अगर सवा आपसे कहा जाए तो आप इस तरह कहेंगे 1 सही 1/4। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। तो इस तरह जहाँ पर भी एक पूर्ण अंक का प्रयोग ना किया गया हो वो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए ये हिंदी है और इसको अगर आप मैथ में ले जाएंगे तो वहाँ पे आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। अगला है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में क्या होता है, जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां। जैसे कि उस 5वें लड़के को बुलाओ, पहला लड़का यहाँ पे आए, राम पहला था, दूसरा था, श्याम तीसरा था। तो इस तरह ये जो नंबर होते हैं, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें से है क्रमवाचक, क्योंकि ये क्रम बताते हैं। जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां। जैसे कि उदाहरण है, पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, या फिर श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो क्रमवाचक विशेषण में मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्रम बताया जाता है। चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्ति मतलब कि रिपीट, आवृत्ति मतलब कि रिपीट मतलब कि दोहराना, यानी कि किसी काउंट मतलब गुना की बात की जाएगी हमेशा। जब किसी संख्या की 2 गुना 4 गुना इस तरह के शब्द आएंगे, 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना, इस तरह शब्द आएगा आवृत्तिवाचक विशेषण में। इसमें क्या होगा कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मतलब 4 गुना। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, मतलब कि 2 गुना। तो ये होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो ये चौथा था। अब 5वां देखेंगे, ये है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या होता है कि एक समूह का बोध होता है। नंबर तो है ही, एक निश्चित नंबर होता है, लेकिन इसमें एक समूह का बोध होता है। जैसे कि तीनों, उन तीनों को बुलाओ, या फिर उन 5 को भेज दो, उन 8 को हटा दो। तो इस तरह जो 3, 5, 8 ये शब्द हैं, ये एक समूह का बोध कराते हैं और इन्हें कहेंगे हम समूहवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ से चारों चले जाओ, यहाँ से चारों चले जाओ। तो ये है एक समूहवाचक विशेषण। देखिए अगर आप इसको जो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अगर वहाँ पे एक ऐप का लिंक दिया गया है तो आप अगर उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो थियरी है और जो इसका एक्सरसाइज है सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये 6वां है और अंतिम है। इसमें है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, मतलब कि जहाँ हर एक व्यक्ति जैसे 2 हो 3 हो लेकिन सभी काम करें, वहाँ पे होगा प्रत्येक बोधक। और अगर एक लाइन में समझे तो यहाँ प्रत्येक लगभग शब्द होगा, प्रत्येक होगा या फिर हर एक होगा या फिर एक एक करके होगा। तो ये होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा या फिर मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, फिर एक एक व्यक्ति प्रसाद ले लो। तो इस तरह जो भी शब्द आएंगे इन्हें हम कहेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए अभी तक हम संख्यावाचक विशेषण में पहला टाइप देख रहे थे। संख्यावाचक में पहला टाइप क्या था, अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें तो ये था निश्चित संख्यावाचक, जिसमें से हमने 6 भाग देखा। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है वो मतलब कन्फर्म नहीं होती है, कोई, कई, सब, ये सब यहाँ पे दिया होता है। तो अब देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें संख्या का बोध होगा लेकिन कन्फर्म नहीं होगा। जैसे कि सारे आम सड़ गए, सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक है, बताया तो जा रहा है कि कुछ हैं लेकिन कितना है पता नहीं। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल जल गए, कितना जले 5, 6, 10 पता नहीं, अनेक महल जल गए। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। देखिए यहाँ पे आपसे एक परीक्षा में इसी तरह उदाहरण दे दिया जाएगा कि सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए और पूछ लिया जाएगा कि इनमें
कौन सा विशेषण है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़ा डीप में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ये भी मतलब है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे हिंदी ग्रामर से जो भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो से मिल सकते हैं। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेष संख्यावाचक के तहत आने वाले जो पूर्णांक बोधक होते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले लगभग करीब, बाद में एक और ओ प्रत्यय लगाने के बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। देखिए क्या था कि जो संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एक पूर्णांक बोधक विशेषण था जिसमें कि पूर्णांक होते थे 1, 2, 4। अगर आपको याद हो, देखिए हम आपको दिखा दें यहाँ पे, यहाँ पे पूर्णांक बोधक होता था। पूर्णांक बोधक का मतलब कि 1, 25, 2 और 4। तो इस तरह जो पूर्णांक बोधक शब्द होता है, इसी में बताया जा रहा है कि अगर इसी पूर्णांक बोधक शब्द में लगभग, करीब, बाद, एक और ओ इनमें से कोई प्रत्यय लगा दें तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि लगभग 50 लोग आएंगे, तो अगर यहाँ पे आप लगभग को हटा दें, 50 लोग आएंगे केवल रहे, अगर इस लगभग को हम हटा दें पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा पूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन जब यहाँ पे हो गया लगभग 50 लोग आएंगे, तो ये हो गया जो अनिश्चित संख्यावाचक था उसमें का। तो जहाँ पर जो पूर्णांक आएगा लेकिन उससे पहले लगभग, करीब, बाद, एक, ओ, इस तरह के कोई भी प्रत्यय आ जाएंगे। कुल मिला के आप ये समझिए कि जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो, कन्फर्म नहीं पता हो, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कभी कभी क्या होता है कि दो पूर्णांक एक साथ आकर के अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, मतलब कि दो पूर्णांक तो आएंगे लेकिन संख्या कन्फर्म नहीं होगी। तो आपको ये सब याद करने से बढ़िया है बस एक लाइन में ये समझ जाइए कि जहाँ पे कन्फर्म ना हो, जैसे कि अगर कोई कहता है कि मुझे 5-6 रुपये दो, तो 5-6 रुपये मतलब क्या, 5 या 6, कन्फर्म तो हो नहीं रहा है, यानी कि वो 7 भी मांग सकता है। तो यहाँ पे जब कन्फर्म ना हो तो भले ही यह पूर्णांक है लेकिन यह अनिश्चयवाचक बन गया है। जैसे कि 40-50 रुपये चाहिए, 40-50 रुपये, 40 की 50, अब पता नहीं 41 भी चाहिए या फिर 45 चाहिए। तो जहाँ पे कन्फर्म ना हो, निश्चित ना हो, वहाँ पे होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एग्जाम में जब हार्ड क्वेश्चन बनाने होंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे बनेगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रीना गोरी है या फिर आम काला है, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जब हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो काम में 2-3 घंटे और लगेंगे, 2 या 3, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण है। अब देखेंगे तीसरा, जो कि विशेषण हम देख रहे थे जिसमें कि 4 प्रकार का विशेषण था। तो इसमें से पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप नाम से ही याद रख सकते हैं, इसमें परिमाण की बात होती है, मतलब किसी के रिजल्ट की। जैसे 2 मीटर कपड़ा दो, 1 किलो चीनी लाइए, थोड़ा पानी लाइए, मतलब किसी के क्वांटिटी की बात हो रही है, कितना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे, ऐसा विशेषण आएगा जो किसी की क्वांटिटी को बताएगा, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, कितना कपड़ा, 2 मीटर, एक मतलब बताया जा रहा है कि कितना, तो ये हो गया परिमाणवाचक। 1 किलो चीनी दो, तो लगभग ये भी उसका परिमाण बताया गया है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा, तो ये भी एक तरह से परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं और इसमें भी वही होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा कि कन्फर्म होगा, 2, 3, 4 जो भी, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा कि उसी तरह आपको पता नहीं चलेगा कि कितना। ये तो पता चलेगा कि हाँ है, लेकिन कितना ये नहीं पता चलेगा। उदाहरण देख लीजिए, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, मतलब यहाँ पे सब कुछ निश्चित है। तो इस तरह को आप क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण बोधक। अब अनिश्चित में क्या होता है, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो इस तरह क्या होगा कि थोड़ा पानी दो, अब थोड़ा में कितना पानी, आधा गिलास, 1 गिलास या फिर 1 बूंद, कितना पता नहीं। तो इस तरह का जो भी शब्द आएगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक। अब देखते हैं चौथा सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का चौथा तथा अंतिम पार्ट है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं, जिससे पता चलेगा आपको कि
आपकी तैयारी कितनी है। तो जो चौथा होता है उसे देख लेते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाए और वो विशेषण की तरह काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, संज्ञा भी बता दिया है। संज्ञा के जगह पे जो प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई सर्वनाम वाला शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है और वो विशेषण की तरह काम करने लगता है, मतलब कि वो किसी की विशेषता बताने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देख लीजिए, वह लड़की विद्यालय जा रही है। तो अगर आप देखेंगे वह को, तो यह एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होता है अगर आपको नहीं पता अच्छे से, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर्वनाम मतलब होता है जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाए। तो वह तो एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें ये विशेषता बता रही है, वह लड़की, मतलब वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है वह। तो यहाँ पे जब इस तरह की कंडीशन आए कि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताने लगे, तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण भी दो तरह का होता है, मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहले हम देखेंगे मूल सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होता है इनका मतलब कोई भी रूपांतरण नहीं होता है, वो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। मूल मतलब कि अपना पुराना जो भी उसका रियल फॉर्म है उसी रूप में ये प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह, कोई, कुछ। तो ये आप देखेंगे तो मूल रूप से यह सर्वनाम है। अगर आपने सर्वनाम वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है अगर अपने पुराने फॉर्म में ही यूज कर लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण है, वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दो, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो इसमें वह, कोई और कुछ ये मूल सार्वनामिक विशेषण है। अब देखेंगे जो दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जो मूल रूप से सर्वनाम होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ मिल करके दो या फिर दो से अधिक विशेषण एक साथ काम करके इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि ऐसा, ऐसा आप देखेंगे तो आपको सर्वनाम में नहीं बताया गया है। कितने, इतना, कितना, ये सब जो ऐसे शब्द हैं इनको हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो जहाँ पे जो यौगिक रूप में प्रयोग हो, मतलब कि दो को जोड़ करके या फिर उसका बदला हुआ रूप प्रयोग हो, तो उसे हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये था चौथा। अब देख लेते हैं विशेषण की कुछ अवस्थाएं जो कि कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से 3 प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उनमें गुण और दोष के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है विशेषण की अवस्थाओं को। देखिए अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो 4 होगा, अगर विशेषता मतलब इसकी अवस्था पूछी जाती है अवस्था, तो ये होती है 3। अवस्था में पहला होता है मूलावस्था, और दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमा अवस्था। मूला, उत्तरा और उत्तमा, ये 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं। पहले हम देखेंगे मूलावस्था को। तो मूलावस्था में क्या होता है कि विशेषण तुलनात्मक रूप में नहीं होता है, मतलब तुलना नहीं करता है, बस एक ही के बारे में बात होगी। जैसे राम सुंदर है, आम काला है, वो गोरा है, इस तरह बस एक ही के बारे में बात होगी, तो उसमें तुलना नहीं होगा। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। तो इसमें जिस शब्द में भी, जैसे पहले शब्द में देखा जाए तो सावित्री की तुलना किसी से नहीं हुई है, ये मूल रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे सावित्री का किसी से, यहाँ पे सेंटेंस को देखने पे आपको ये नहीं लगेगा कि इसका किसी से मतलब है या फिर किसी से तुलना दिखाया गया है। तो ये होता है मूला अवस्था। इसमें सामान्य विशेषता प्रकट की जाती है, किसी का भी कोई गुण बता दिया जाएगा लेकिन किसी से या फिर एक से अधिक व्यक्तियों से तुलना नहीं की जाएगी। दूसरा जो होता है ये होता है उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में क्या होता है कि 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है। जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो गुड मतलब एक होता है, बेटर मतलब कि तुलना के लिए, और एक होता है बेस्ट।
तो उसी तरह ये जो बीच वाली कंडीशन है उत्तरावस्था है, और इसमें क्या होगा कि दो व्यक्तियों के बारे में तुलना होगी। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो आप पिछले में देख रहे थे कि बस उसी के बारे में बात की गई थी, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाता है कि उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, किसी भी चीज में तुलना की जा सकती है। जैसे मुंबई दिल्ली से बड़ी है, तो किसी भी चीज में जब भी दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, जगह में तुलना हो तो इसे हम कहेंगे उत्तरा अवस्था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह है उत्तमा अवस्था, जो कि अंतिम है अवस्था की। तो उत्तमा अवस्था में क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक व्यक्ति से की जाती है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति से तुलना की जाती है। मतलब जो अंग्रेजी में आप बेस्ट वाला फॉर्मेट देखते हैं वो है। यहाँ पे अंग्रेजी वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप गुड, बेटर, बेस्ट के बारे में जरूर सुने होंगे। तो ये होता है उत्तमा अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति से किया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्य होता है। संदीप निकृष्ट बालक है, चाहे क्लास में संदीप सबसे सुंदर है, सबसे तेज है। तो इस तरह जहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उत्तमा अवस्था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण कौन है। इसमें कौन ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है, और जो भी किसी की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। ये किसी की विशेषता बताता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो कि विशेषण है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा सच्चा। सच्चा, और सच्चा शब्द होगा, इसमें केवल शीतलता नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। तो ये होगा एक शब्द विशेषण। यहाँ पे रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरह से यहाँ पे एक नंबर प्रयोग में लाया गया है, दोहरे। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, दोहरे चरित्र। अगला है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, जहां पर परिमाण बताया गया है। देखिए, परिमाण वाचक में आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अक्सर द्रव्यवाचक जो द्रव्य होती है उन्हीं को लिया जाता है। तो इसमें आप देखिए तो तुम 10 रुपये लाओ, कम रोटियां खाता है आदमी, कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। तो इसके लिए चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अवस्थाएं कितनी होती हैं ये बताइए। अभी अभी हमने कुछ इसको कंफर्म किया है। ये होती हैं 3, मूल, उत्तम और उत्तरा। अगला है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, जहां पे गुण के बारे में बताया गया हो। तो बताइए। सही उत्तर है नया। बताया गया कैसा है, तो नया है। कितना है नहीं, नया है, गुण बताया गया है। अगला है विशेषण की उत्तमा अवस्था किस विकल्प में है। उत्तमा अवस्था, अभी आप देख रहे थे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। तो जो उत्तमा अवस्था है ये बताना है आपको। उत्तमा में क्या होता है, अगर आप इंग्लिश से करें तो बेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति की कई लोगों से तुलना एक साथ। तो इसमें से सही होगा सीना सबसे सुंदर है। सीना सबसे सुंदर है। अगला है कि वह पुस्तक पढ़ो, इस वाक्य में विशेषण है। क्या विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये बताना है। विशेषण तो है वह, पक्का पता है कि वह है, लेकिन कब ऐसी कंडीशन आती है जब सर्वनाम पहले आ जाए और संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो उस तरह के विशेषण को हम क्या कहते हैं। तो ये होता है विशेषण का चौथा भाग, और इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगला है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन नहीं है, जो कि संज्ञा से ना बना हो। तो अगर इसमें से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा लिखित। लिखित क्योंकि यह क्रिया से बना है, लिखना से बना है, तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि आलस्य शब्द का विशेषण बताइए। किसी को आलस्य शब्द से रिलेटेड कोई मतलब कि वाक्य बना के बोलना है और वहां पे उसको विशेषण के रूप में प्रयोग करना है, तो आप क्या कहेंगे। वह बहुत आलसी है।
वह बहुत आलसी है। तो उसके बारे में विशेषता बताई गई है आलसी से, यानी कि आलसी सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।